स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का और अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का, जो एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम, पुलिस, एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड, यानी हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स आपके टू टाइप्स को डिवाइड किया गया है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, और एक होता है MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो टाइप्स के इकोनॉमिक्स होते हैं जो स्टडी के लिए बनाए गए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि जो छोटे लेवल पर डील की जाती है, स्टडी की जाती है। मैक्रो मतलब होता है कि लार्ज स्केल पर स्टडी की जाती है। वैसे इकोनॉमिक्स जो माइक्रो छोटे लेवल पर स्टेल करती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो लार्ज स्केल पर डील करती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है। जैसे अगर हम अपनी इनकम की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और अगर हम पूरे देश की इनकम की बात करें तो मैक्रो इनकम हो जाता है। अगर हमें रोजगार की अपने रोजगार की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे देश की रोजगार की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, आय सिद्धांत, निवेश सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत या फिर व्यय सिद्धांत। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो सी होता है। दैट मीन्स सी यानी प्राइस थ्योरी रिलेटेड है। किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो थ्योरी है वो होती है आपकी प्राइस थ्योरी होती है। कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा वो प्राइस है, प्रोडक्शन है, इन्हीं सब चीज़ों पे डील करती है। मार्केट में जो प्राइस है, मार्केट में जो प्रोडक्शन है, डिमांड है, सप्लाई है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। क्योंकि मार्केट की पार्टिकुलर डिमांड होती है, सप्लाई होती है, प्रोडक्शन होता है और वहाँ का प्राइस होता है। तो ये सारे किस में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। जबकि इनकम थ्योरी जो होती है मैक्रो में आती है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी मैक्रो में आती है, एक्सपेंडिचर थ्योरी मैक्रो में आती है। नंबर 2, द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज सेटअप, सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो बताना है वाशिंगटन डीसी, काठमांडू, हेग या फिर न्यू दिल्ली। सार्क का जो काठमांडू नेपाल में है, दैट मीन्स यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सार्क वॉज फाउंडेड इन द ढाका, बांग्लादेश ढाका में स्थापित किया गया था 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, सचिवालय कहाँ पे है, तो नेपाल काठमांडू में है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पूरा नाम इसका मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका सार्क का पूरा नाम होता है। इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। नंबर 3, द मेन इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्ट टैक्स का मुख्य प्रभाव किस पर होता है। जो डायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के होते हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं वो दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो तरह के टैक्स होते हैं। तो पूछता है डायरेक्ट टैक्स का प्रभाव किस पर पड़ता है। पहला है फूड प्राइजेस पे, कंज्यूमर प्राइजेस पे, कैपिटल गुड्स पे या फिर इनकम पे। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है इनकम पे, यानी दैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से टैक्सेज होते हैं, तो जो इनकम टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो हमारे इनकम पे लगता है ईयरली। उसके बाद जो गिफ्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कौन है। यानी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आरबीआई जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाती है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री फिजिकल पॉलिसी बनाएगी और आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो पूछ रहा है कि फिजिकल पॉलिसी का साधन नहीं है। पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोविंग्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स ए होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो आरबीआई का पार्ट है, इस और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में आता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेलिंग और परचेजिंग की जाती है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का पार्ट होता है। टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है, टैक्स को घटाना, बढ़ाना, नए टैक्स को इम्प्लीमेंट करना, ये सब फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। पब्लिक बोरोविंग्स, पब्लिक से ऋण लेना या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक में व्यय करना, ये सब फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति का इफेक्ट होता है। नंबर 5, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला है इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्सेस, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि करना, एंड सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित करना,
मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने बताया था कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी है बनाती है आरबीआई। और मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ये तो होगा नहीं। नंबर 2, रिवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नंबर सी जो होता है वो करेक्ट होगा। नंबर 6 जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, व्हेन द डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीजेज एंड विथ इंक्रीज इन द इनकम सच गुड्स आर कॉल्ड, क्या कहलाती है। जब हमारे इंक्रीज यानी मनी इनकम बढ़ने के साथ साथ जब उसकी डिमांड अभी बढ़ने लगती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स। जब आय में वृद्धि के साथ साथ जब उसकी बढ़ने लगती है तो हम उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ने लगती है। नंबर सी, 7th नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडिया। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर ये है कि हु कंट्रोल द इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया। ऑप्शन नंबर है आरबीआई, आईडीबीआई, सेबी एंड एरडा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है IRDAI करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, अब इसका नाम हो गया है, पहले था IRDA। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA करता है। IRDA यहाँ पे इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है और इसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। वैसे ही आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, ये फिर रेगुलेटर ही है। आरबीआई क्या करता है, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। अब इसका एस्टेब्लिश कब किया गया था आरबीआई को? आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे, तो हेड ऑफिस का है मुंबई, महाराष्ट्र में है। आरबीआई करंट में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई में करंट गवर्नर जो है मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। दैट मीन्स सेबी आप जानते ही हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र पर ज़्यादा प्रोसेस करता है। आपूर्ति जो सप्लाई साइड है, तो प्रोडक्शन पे, उत्पाद पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे, उपभोक्ता पे या फिर मध्यस्थ पे। सप्लाई साइड्स इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस, आपूर्ति पक्ष जो होता है, आपूर्ति किस पे होता है? तो आपूर्ति जो होता है, आपूर्ति किस पे ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, आपूर्ति पक्ष जो है अर्थशास्त्र पर अधिक जोर देता है, उत्पादक पे या ग्लोबल इकोनॉमी पे या कंज्यूमर पे या मध्यस्थता पे। तो आपूर्ति पक्ष जो सप्लाई पक्ष होता है वो क्या होता है, मिडल मनी, मध्यस्थता पे ज़्यादा, प्रोड्यूसर साइड में उत्पादक पे ये होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज ए एग्रीगेट मेजर्स ऑफ द प्रोग्रेस इन द विच ऑफ द 3 डायमेंशन। तो HDI ह्यूमन डेवलप इंडेक्स निकाला जाता है और इस इंडेक्स में जो है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में देखा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें आती हैं इसके अंदर में। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 3 ऑप्शन हैं, हेल्थ है, एजुकेशन और इनकम। 3 चीज़ें जो होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 10 कहता है कि व्हाट इज एन ऑक्ट्राई टैक्स, क्या होता है ऑक्ट्राई टैक्स, क्या किया जाता है इसमें? टैक्स है या कलेक्शन सेंटर है, प्रोसेसिंग सेंटर है, टैक्स इन पर सूचना है। तो ऑक्ट्राई जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं चुंगी कर। तो एक प्रकार का टैक्स ही होता है जो कि लिया जाता है। टैक्स जो होता है ऑक्ट्राई एक प्रकार का क्या है, ऑक्ट्राई इज ए टैक्स होता है, इसको बोलते हैं चुंगी कर। जो शहरों में लगता है चुंगी, उसी को बोलते हैं चुंगी कर, नगर पालिका लगाता है। वेरियस गुड्स इंटरिंग इन द ओन सिटी, टाउन या सिटी में जब आता है, शहर में आता है, एंटर करता है गुड्स, उसी पे ऑक्ट्राई टैक्स चुंगी कर लगता है। व्हाट इज द मुद्रा, मुद्रा का पूरा नाम क्या होता है या मुद्रा क्या है? तो डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है, स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए है, न्यू प्लान डिवीजन के लिए, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ अर्बन टाउनशिप एंड उसके बाद ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं।
तो डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। मुद्रा का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होती है। मुद्रा एक लोन की फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसमें कोलेक्टर फ्री रोल बैंक प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए। जो पर्सन बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कोलेक्टर फ्री बैंक लोन प्रोवाइड करता है। इसके जगह 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक कैटेगरी होता है शिशु की, शिशु होती है, और शिशु के बाद किशोर होता है, किशोर के बाद तरुण होता है। तो इसमें 3 तरह के बनाए गए हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के लिए 50,000 तक का लोन मिलता है, शिशु के बाद किशोर के लिए 5 लाख तक का लोन मिलता है, और तरुण के लिए 10 लाख तक का इसमें लोन मिलता है। तो मुद्रा स्कीम जो होती है एक लोन स्कीम है, यानी एक डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है जो कि रीफाइनेंस करती है बैंक से इससे आपको लोन मिल सकता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जेम्स कीम्स हैं, माल्थस हैं, रिकॉर्ड हैं, एडम स्मिथ है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होता है आपका बिल्कुल सही आंसर है डी, दैट मीन्स एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किससे निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है आईएमएस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी एस्टेब्लिश की गई थी 1945 में किया गया था। तो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, आप डिस्कस करिएगा। थैंक यू।